सही कहते हैं लोग, ऊपर वाला देता भी छप्पर फाड़ के है और फिर लेता भी छप्पर फाड़ के ही है। पहले रोहित कोहली अश्विन चले गए, शायद दूसरे टेस्ट में जसप्रीत बुमराह ना खेलें, और फिर सामने से जोफ्रा आर्चर आ गया, वो भी तब जब ऑलरेडी हमारी टीम में यशस्वी जायसवाल फील्डिंग तो भैया इंग्लैंड के लिए ही कर रहे हैं। वो तो अच्छा हुआ इंग्लैंड वालों जो तुमने उसे स्क्वाड में तो रखा पर प्लेइंग 11 में दूसरे टेस्ट मैच के लिए नहीं डाला है, वरना अगर इंडिया होता ना तो मार मार के ऐसा बाजा बजाते कि फिर सीधा 2028 में ही दिखते आप। और ये तो तुम सोचना भी मत कि हम बिल्कुल भी डर गए थे, हम डरे नहीं थे। पर एक्चुअली मैं इंग्लैंड एग्जैक्टली यही करना चाहता था। आपने देखा कि इन्होंने क्या मास्टर प्लान चला है। इन्होंने दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले जोफ्रा आर्चर को स्क्वाड में अनाउंस किया। इनफैक्ट सुनने में ये आ रहा था कि काउंटी क्रिकेट भी कह रही है कि जोफ्रा आर्चर को खिलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी भी वो सेकंड टेस्ट मैच के लिए तैयार नहीं है। पर इंग्लैंड को शायद उन्हें खिलाना था ही नहीं। हाँ, मुझे पता है कि हाल फिलहाल में शायद फैमिली इमरजेंसी आ गई है, इस वजह से वो अवेलेबल भी नहीं थे, पर मुझे नहीं लगता कि उनका कोई प्लान भी था खिलाने का। वो सिर्फ भारत के अंदर डर पैदा करना चाह रहे थे और शायद उन्होंने कर भी दिया। और इसीलिए मेरी रिक्वेस्ट है हमारे कैप्टन शुभमन गिल से कि भाई आपको भी वही फियरलेस कैप्टनसी करनी पड़ेगी, वो एग्रेसिवनेस दिखानी पड़ेगी, क्योंकि अगर टेस्ट क्रिकेट में आपको इंग्लैंड जैसी कंडीशंस में इंग्लैंड को हराना है, यू हैव टू बीट देम मेंटली। हेल फील होना चाहिए। और इसीलिए शायद हम आज अपने कप्तान किंग कोहली को मिस करते हैं, लेकिन अब रियलिटी यही है कि किंग कोहली हमारी टीम के कप्तान नहीं है, अब वो नहीं खेलेंगे, अब यही हमारी टीम है। और इसीलिए शुभमन गिल से मेरी दरख्वास्त है कि इस तरीके की आप एग्रेसिव अप्रोच इस टीम में लेकर आइए जो हमने पहले पीक टेस्ट क्रिकेट में देखी है। और उस स्ट्रेटजी का सबसे अहम हिस्सा था कि आपकी गेंदबाजी ही आपका सबसे बड़ा मजबूत पक्ष हुआ करता था, क्योंकि आपने पहले मैच में देख लिया कि 5 शतक भी कोई काम नहीं आया। अगर 5 काम नहीं आया तो शायद 6 भी काम नहीं आता। इंपॉर्टेंट यह है कि आप 20 विकेटें चटकाएं, और इसीलिए शायद उसका यही मतलब है कि बर्मिंघम के इस दूसरे टेस्ट मुकाबले में आप अपनी प्लेइंग 11 और स्ट्रेटजी दोनों को तैयार करके लाएं। वैसे दूसरे टेस्ट मुकाबले के लिए मैंने अपनी 11 तैयार कर ली है, और इस बात की गारंटी दे रहा हूं, डंके की चोट पे कह के जा रहा हूं कि अगर भारत ने ये 11 मैदान में उतार दी, ये मुकाबला हम जीतेंगे। 6 मेरे बैटर्स हो गए, 1 ऑलराउंडर हो गया, 1 स्पिनर हो गया, और 3 पेसर्स मैं खिलाऊंगा जो कि होने वाले हैं जस्सी, जसप्रीत और जेबी। खिला दो भाई ये टीम, देख लेना गारंटीड 200 रन पे इंग्लैंड को ऑल आउट करोगे। पर हो सकता है कि इन तीनों नाम में से हमें एक भी नाम देखने को ना मिले। मतलब मैं तो बस यही सोच रहा हूं कि यार जसप्रीत बुमराह के बिना हमारा क्या होगा। पहले टेस्ट मुकाबले में जब वो हमारे साथ थे, जब सामने जोफ्रा आर्चर था भी नहीं, इंग्लैंड की 2 कौड़ी की गेंदबाजी थी, और उसके बावजूद भी हम नहीं जीत पाए। तो फिर यार दूसरे टेस्ट मुकाबले में अगर जसप्रीत नहीं खेलते हैं, सामने से जोफ्रा आर्चर भी आ जाता है, उनकी टीम और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी, तो हमारा क्या होगा। अब देखो जसप्रीत बुमराह की सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हमें एग्जैक्टली नहीं पता कि क्या वो दूसरा टेस्ट खेलेंगे या फिर नहीं खेलेंगे। पहले इंडिकेशंस थी कि नहीं खेलने वाले हैं, फिर वो हाल फिलहाल में नेट सेशन में फुल बॉलिंग टिल्ट करते नजर आए हैं। तो इट्स वेरी डाइसी कि आखिर क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैनेजमेंट है वो थोड़ा सा झुक रहा है इस पक्ष की तरफ कि हम लॉर्ड्स में जाते हुए 2-0 के साथ तो नहीं जाएंगे, क्योंकि फिर सीरीज बचाने का कोई मतलब भी नहीं निकलेगा। तो शायद बेस्ट चांस हमारा यही है कि अच्छा खासा ब्रेक जसप्रीत बुमराह को मिला है, मे बी वी आर गोइंग टू प्ले हिम इन द सेकंड टेस्ट। हालांकि इसके चांसेस अभी बहुत कम बताए जा रहे हैं, बट ये थ्योरीज निकलकर सामने आ रही हैं। देखो मैं बार बार इस चीज़ को कहता हूं कि जब लोग जसप्रीत बुमराह पर ब्लेम डालते हैं कि भाई आईपीएल तो तू बड़ा खेल लेता है लेकिन तुझे नेशन के लिए नहीं खेलना, फिर दूसरे पक्ष वाले कहते हैं कि भाई जसप्रीत बुमराह इतना बड़ा प्लेयर है कि वो खुद डिसाइड कर सकता है कि उसे कब खेलना है कब नहीं खेलना है। मैं कहता हूं कि ये दोनों पक्ष बहुत ही एक्सट्रीम है। एक्चुअली में रियलिटी ये है कि ये वो डिसाइड कर ही नहीं रहे हैं, ये डिसाइड मैनेजमेंट कर रहा है, बीसीसीआई कर रहा है, क्योंकि डॉक्टर्स ने ये कह दिया है कि अगर एक बार और इनके बैक में प्रॉब्लम हुई, इनका करियर शायद यहीं खत्म हो सकता है। तो बीसीसीआई को पता है कि हमें अपने अस्त्र शस्त्र को बचा के रखना है, और इसीलिए ये कॉल मैनेजमेंट और बीसीसीआई ले रहा है कि उन्हें कब खिलाना है कब नहीं खिलाना है। तो शायद जसप्रीत बुमराह का इसमें कोई रोल नहीं है, ना वो इतने बड़े खिलाड़ी बन गए हैं कि वो खुद डिसाइड करें। मुझे नहीं लगता कि क्रिकेट से बड़ा कोई खिलाड़ी होता है, और मैं इस बात को कभी नहीं मानूंगा। और दूसरा, ना वो इतने सेल्फिश हैं कि वो अपने देश से बड़ी प्रायोरिटी आईपीएल या फिर किसी और चीज़ को दें। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ब्लेम करना आसान है पर काम करना कठिन। जैसे पिछले टेस्ट मुकाबले की हार की वजह से हम बहुत चीज़ों को ब्लेम कर रहे हैं, और उसमें एक सबसे बड़ा ब्लेम हमने लोअर ऑर्डर बैटर्स को दिया, यानी कि इन शॉर्ट बल्लेबाजी यूनिट को दे रहे थे। मैं फिर से कह रहा हूं कि पिछले टेस्ट मुकाबला ऐसा था ना जहां पर आप बहुत गलत इंटरप्रिटेशंस निकाल सकते हो, और बहुत से लोग ये कर रहे हैं मेरे भाई। मैंने आपको रिव्यू में भी बोला, मैं फिर से बोल के जा रहा हूं, अगर आपकी टीम 5 शतक मारकर भी नहीं जीत रही है तो 6 शतक मार के भी नहीं जीतते। अगर आप इंग्लैंड से 350 नहीं बचा पाए तो उस सिचुएशन में आपको भी पता था कि 400 भी नहीं बचते, 420 भी नहीं बचते। पॉइंट यहां पर यह था कि आपके शायद बैटर्स की गलती होगी, लोअर ऑर्डर ने कंट्रीब्यूट नहीं किया, दैट कुड बी अ मिस्टेक, बट वो आपके मैच हारने का कारण नहीं था। मैच हारने का कारण आपकी फील्डिंग और डेफिनेटली आपके बॉलर थे। यार आपको पता होना चाहिए कि हम उस एरा में जीते हैं जहां पर जो इंग्लैंड है वो बेसबॉल खेलता है, और उनकी इंटेंशन बहुत ही सिंपल है, तुम जितने रन बनाओगे हम उससे एक ज्यादा बनाएंगे। पर हमारे भारत की अप्रोच बहुत अलग है। हमारा भारत बिलीव करता है हम 20 विकेटें चटकाएंगे। तो हमें हमारी अप्रोच पर स्टिक रखना है, ना कि हम उनकी तरफ बनने की कोशिश करें। और इसलिए मैं बता रहा हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर टीम टू अंडरस्टैंड दैट हमें 20 विकेट चटकानी है, और हमारा मोटो वो होना चाहिए, रन आपके बंदे बना रहे हैं।
ऑब्वियसली अपने बॉलर्स को ट्रेन करिए कि वो बल्लेबाजी करें और लोअर ऑर्डर कोलैप्स इस तरीके से ना हो, पर उससे भी ज्यादा उन्हें ट्रेन करिए कि वो 20 विकेटें चटका दें ताकि शायद हमें लोअर ऑर्डर बल्लेबाजी की जरूरत ही ना पड़े। और इसीलिए फर्स्ट टेस्ट मुकाबले से जो मैंने सीखा है अगर मैं उसे इंप्लीमेंट करूंगा फिर चाहे कंडीशंस कैसी भी हों। अगर आप बात करोगे एडग्वेस्टन की भी तो बर्मिंघम में भी हमने हाल फिलहाल में देखा है कि भाई रन्स यहां पर बहुत ज्यादा बनते हैं और ये बहुत ही बैटिंग फ्रेंडली कंडीशन होती है। इंग्लैंड को मैं जितना समझ पाया पहला टेस्ट मुकाबला देखकर मुझे पता है कि ये काफी अच्छी सरफेस ऑफर करने वाले हैं क्योंकि इन्हें पता है हम ज्यादा रन बनाकर ही जीतेंगे। तो इनकी स्ट्रेटजी बहुत ही क्लियर होने वाली है कि गेंदबाजों के लिए जो मदद हो मे बी वो डे 1 डे 2 पर हो, उसके बाद ये सरफेस काफी आसान होगी। लेकिन जिस तरीके से इंग्लैंड में थोड़ी सी गर्म वाली कंडीशंस हैं मुझे लगता है कि की स्पिनर्स यहां पर गेम में आ सकते हैं और इसीलिए मेरी प्लेइंग 11 में जो 2 बड़े बदलाव मैं इस मैच के लिए देख रहा हूं वो आपके सामने रखता हूं। रही बात अगर हमारे टॉप 6 को लेकर तो मैं कोई बदलाव नहीं कर रहा क्योंकि आपको पता है अभी नई टीम है, ट्राई आउट ऑफ कर रहे हो। साई सुदर्शन, करुण नायर 2 ही खिलाड़ी थे जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया, पर एक मैच से आप किसी को जज भी नहीं करने वाले हो तो डेफिनेटली टीम उनके साथ कंटिन्यू करेगी। अब ऐसा भी नहीं है कि आपने रोको के बाद अजिंक्य रहाणे या चेतेश्वर पुजारा को बुला लिया एक्सपीरियंस के लिए, तो वो तो आपके स्क्वाड में है नहीं, तो आप फिर ज्यादा बदलाव की तरफ नहीं देख रहे हो। मुझे लगता है कि टीम डेफिनेटली कंटिन्यू करेगी और कंटिन्यू करना चाहिए। एक मैच से कोई जजमेंट पास करने का मतलब नहीं है। नंबर 7 पर रविंद्र जडेजा अपनी प्लेस रिटेन करेंगे, नंबर 8 पर शार्दुल ठाकुर नहीं। अगर आप सोच रहे हो कि नीतीश कुमार रेड्डी वो विकल्प है तो बिल्कुल गलत हो, क्योंकि मैं फिर से कह रहा हूं कि बैटिंग आपको नहीं जिताने वाली। आप एक और पेसर फुलाओ, अपने लोअर ऑर्डर को कमजोर करना है और कमजोर बना दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर एक और एक्स्ट्रा बॉलर खिलाओ मैं कहूंगा, और उसमें आप कुलदीप यादव की तरफ जरूर देख सकते हैं। आई थिंक इट्स अ परफेक्ट टाइम टू इंट्रोड्यूस कुलदीप यादव इन इंग्लैंड। वो भैया मिस्ट्री थोड़ी सी क्रिएट कर सकते हैं और इंग्लैंड के बल्लेबाजों की हालत पस्ती कर सकते हैं। इंग्लैंड के बल्लेबाजों को रोकना आपका टारगेट होना चाहिए क्योंकि उनके बल्लेबाजी उनकी सबसे मजबूत पक्ष है। गेंदबाजी में शायद वैसे भी उतनी ताकत नहीं है, अगर कुलदीप यादव ने वो काम कर दिया आपका काम बन जाएगा। वहीं पर नंबर 9 पर अगर बुमराह फिट हैं, तैयार हैं तो वो खेलेंगे, नहीं खेलेंगे तो अर्शदीप के साथ मैं इसलिए जा रहा हूं क्योंकि मुझे सिर्फ एक वेरिएशन चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता कि प्रसिद्ध कृष्णा खेले या आकाशदीप खेले, पर मेरे लिए अर्शदीप खेलने चाहिए एक वेरिएशन के तौर पर। और प्रसिद्ध कृष्णा को मैं इसलिए मौका दूंगा क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पिछली पिच उनके लिए सूटेड नहीं थी। हिट द डेक गेंदबाज वो हैं और उस पिच पर उतना ज्यादा मदद उन गेंदबाजों को नहीं मिल रही थी जो अच्छे लाइन एंड लेंथ पर पटक रहे थे। तो मुझे लगता है कि प्रसिद्ध कृष्णा को शायद आगे मौका मिल सकता है और वो अच्छा कर सकते हैं। और वहीं पर मोहम्मद सिराज तो काफी अनलकी थे, वरना गेंदबाजी कमाल की थी। तो अगर वो फिट हैं, वो तैयार हैं, उनका भी वर्कलोड बहुत ज्यादा है, बट इफ ही इज फिट ही शुड प्ले। और मुझे लगता है कि 2 बदलाव जो मैं देखता हूं वो यही 2 होने वाले हैं। बाकी तो भैया जायसवाल साहब से हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि वो ये बदलाव करें कि वो अपना ये जो नया बिजनेस इंग्लैंड में खोल रखे हैं ना, ड्रॉप एंड पिकअप वाला, वो ड्रॉप वाला छोड़ दें, बस पिकअप करें और सारी कैचेस पकड़ लें। बाकी रही बात मैच के रिजल्ट को लेकर तो मैं तो बस यही मानता हूं कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। जैसे मेरे घर वाले मेरे से उम्मीद करते हैं कि मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूं, बाकी तुम देख सकते हो कि आखिर मैं क्या कर रहा हूं। तो जरूरी नहीं है कि हर इंसान की उम्मीद पर खरा ही उतरा जाए। ऐसे ही हम भारतीय फैंस उम्मीद भले कर रहे हैं, पर जरूरी नहीं है कि हमारी टीम खरा ही उतरे। तुम समझ रहे हो कि मैं क्या सोच रहा हूं कि इस मैच में क्या होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि इंग्लैंड इस मुकाबले में आगे निकल जाएगी और 2-0 से हम आपको लॉर्ड्स में मिलने वाले हैं। हालांकि मैं ये डेफिनेटली नहीं चाहता, मैं उम्मीद कर रहा हूं कि टीम हमारी फाइट बैक करे, पर शायद मेरी प्रेडिक्शन यही है। हालांकि जो मेरी फाइनल प्रेडिक्शन होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आएगी, जिसको आप यहां पर स्कैन कर सकते हो। फटाफट से जुड़ जाओ क्योंकि वहां पर बहुत सारी प्रेडिक्शंस आती हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा मजे उठा सकते हो। और आपको क्या लगता है कि भारत को कौन से प्लेइंग 11 में बदलाव करने चाहिए, चेंजेस करने चाहिए, जिससे हम इस मुकाबले में फाइट बैक करें? मुझे कमेंट्स में बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं तब तक के लिए, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।